हेलो गाइस, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है गाइस। तो आज जो हमने अपनी श्रृंखला चला रखी है CDP की, जिसमें हमने रखा है 30/30। किसका टारगेट रखा है? 30/30, यानी कि 30 में से 30 नंबर का जो टारगेट रखा है उसे हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है गाइस। तो जो हमारे जितने भी एग्जाम है, टेट संबंधी एग्जाम, यानी कि जितने भी हमारे CTET, सुपर टेट और जितने भी टीचिंग एग्जाम है, उन सभी के लिए बाल मनोविज्ञान है, बाल विकास अध्ययन है, उसमें ये क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और आने की संभावना है। हम वही क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। इधर उधर की बात ना करते हुए हम डायरेक्ट अपने क्वेश्चन आंसर पर चलेंगे गाइस। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसका हमारा पहला क्वेश्चन है, जो हमारा CTET आ रहा है उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और इस वीडियो को मिस मत करना गाइस। ये जो प्रत्येक क्वेश्चन इसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो कि आपके टेट एग्जाम की जो CTET है गाइस, उसमें आपकी सफलता के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित होगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, हम इधर उधर की बात ना करते हुए अपने क्वेश्चन पर आते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, तो चलिए गाइस हम अपनी CDP की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्न कथनों में से कौन सा वाइगोत्स्की के द्वारा प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप में सार प्रस्तुत करता है? यानी कि इनमें से वह कौन सा है जो वाइगोत्स्की के द्वारा प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप से सार प्रस्तुत करता है? तो वो कौन सा है? विकास प्रक्रिया अधिगम और प्रक्रिया से पीछे रह जाता है, या विकास अधिगम से स्वाधीन है, या विकास अधिगम का समानार्थी है, या अधिगम एवं विकास समानांतर प्रक्रियाएं हैं? तो सब वाइगोत्स्की का आंसर कौन सा सही है? तो वो है विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाता है। किससे पीछे रह जाता है? प्रक्रिया से। तो इसका पहला आंसर हो जाएगा हमारा सही। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट की कोलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है? तो इनमें से वह कौन सी आलोचना है जो कि कोलबर्ग के सिद्धांत से मेल खाती है? तो पहला है कि कोलबर्ग ने प्रस्ताव किया कि नैतिक तर्कणा विकासात्मक है, या फिर कोलबर्ग ने बिना किसी अनुभूति मूलक आधार के सिद्धांत प्रस्तुत किए थे, या फिर कोलबर्ग ने पुरुष एवं महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया था, या कोलबर्ग ने नैतिक विकास की स्पष्ट अवधारणाओं का उल्लेख नहीं किया था? तो इसमें से आंसर क्या हो जाएगा? तो भाई इसमें उनकी सबसे प्रमुख आलोचना थी, तो वो थी कि कोलबर्ग ने पुरुषों एवं महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया था। ठीक है गाइस, तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा। क्या होगा इसका आंसर? तीसरा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि एक शिक्षार्थी केंद्रित कक्षा कक्ष में अध्यापिका करेगी, यानी कि शिक्षार्थी केंद्रित है तो अध्यापिका क्या करेगी? तो वह अपने विद्यार्थियों से जिस प्रकार की अपेक्षा करती है उसे प्रदर्शित करने तथा तब बच्चों को वैसा करने के लिए दिशा निर्देश देना, या अधिगम को सुगम बनाने के लिए बच्चों को एक दूसरे के साथ अंकों के लिए मुकाबला करने हेतु प्रोत्साहित करना, या इस प्रकार की पद्धतियों को नियोजित करना जिसमें शिक्षार्थी अपने स्वयं के अधिगम के लिए पहल करने में प्रोत्साहित हो, यानी कि विद्यार्थी अपने स्वयं, यानी कि स्वयं। तो ये आ गया पॉजिटिव। फिर नेक्स्ट है कि मुख्य तथ्यों की व्याख्या करने के लिए व्याख्यान पद्धति का प्रयोग करना, और बाद में शिक्षार्थियों का उनकी सहजता के लिए आकलन कराना। तो इसमें से कौन सा आंसर होगा जो सही है? तो इसमें से जो तीसरा ऑप्शन है गाइस, ये सबसे बेस्ट है, क्योंकि इसमें जो बच्चा है वो अपने स्वयं की, यानी कि उसकी जो विचार है, उसकी जो थिंकिंग है, वो अपने स्वयं के ही अधिगम के लिए पहल करने में प्रोत्साहित हो। तो किसके? अपने। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो व्यक्ति के आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देगा वह हो सकता है। तो इनमें से वह कौन सा हो सकता है जो गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार है गाइस? तो वो होगा आध्यात्मिक होगा, या संगीतमय होगा, या भाषा विषयक होगा, या अंतर्वैयक्तिक होगा। तो आत्मबोध यानी कि हमारे खुद का बोध, तो इसमें कौन सा आ जाएगा? तो इसमें आ जाएगा अंतर्वैयक्तिक। कैसा? अंतर्वैयक्तिक। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि वाइगोत्स्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्यों में एक प्रमुख भिन्नता है। तो इन दोनों के परिप्रेक्ष्यों में एक प्रमुख भिन्नता क्या है? कि ये बच्चों को एक पालन पोषण का परिवेश उपलब्ध कराने की भूमिका है, यह व्यवहारवादी सिद्धांतों की उनकी आलोचना है, यह भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण है, यह ज्ञान के सक्रिय निर्माताओं के रूप में बच्चों की संकल्पना है। तो इसमें से क्या हो जाएगा गाइस? तो इसका आंसर हो जाएगा कि भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण है। क्या है? उनके दृष्टिकोण है। ठीक है गाइस।
नेक्स्ट है कि इस पर अत्यधिक वाद विवाद होता है कि क्या लड़कों एवं लड़कियों में योग्यताओं का विशिष्ट समूह उनके आनुवंशिक घटनों के कारण होता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से आप सबसे अधिक किससे सहमत होंगे? यानी कि जो लड़के और लड़कियों में जो योग्यताओं की विशिष्ट समूह होती है वो क्या उनके आनुवंशिक घटकों से संबंधित होता है। तो इसका पहला है कि यौवन आरंभ के बाद लड़की और लड़कियां एक साथ नहीं खेल सकते क्योंकि उनकी अभिरुचियां पूर्णतः विपरीत होती हैं। यानी कि जब बच्चे जवान हो जाते हैं, जब लड़के और लड़कियां जवान हो जाती हैं, तब वो एक दूसरे के साथ नहीं खेल सकते क्योंकि उनकी जो अभिरुचियां होती हैं वो पूर्णतः विपरीत हो जाती हैं। या फिर लड़कियों को सेवा भाव के लिए सामाजिक रूप से तैयार किया जाता है, जबकि लड़कों को रोने जैसा सम्यक प्रदर्शित करने के लिए हतोत्साहित किया जाता है। यानी कि लड़कियों को सेवा भाव कि तुम्हें सभी की सेवा करनी है, ये करना है, वो करना है, और लड़कों से मना कर दिया जाता है कि लड़की तुम रो नहीं सकते। यानी कि जो रोने वाला भाव होता है उसके लिए उन्हें हतोत्साहित किया जाता है। यह सभी लड़कियों में कला विषयों के प्रति अंतर्निहित प्रतिभा होती है, जबकि लड़के आक्रामक खेलों में बेहतर प्रदर्शन के लिए आनुवंशिक रूप से तैयार होते हैं। या फिर लड़के सेवा भाव वाले नहीं हो सकते क्योंकि वे जन्म से इस प्रकार के होते हैं। तो इसमें से सबसे ज्यादा कौन सा सही है? तो इसमें सबसे ज्यादा सही होगा तीसरा, क्योंकि जो सभी लड़कियों में कला विषयों के प्रति अंतर्निहित प्रतिभा होती है, जबकि लड़के आक्रामक खेलों को ज्यादा पसंद करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि एक अध्यापिका यह सुनिश्चित करना चाहती है कि उसके विद्यार्थी आंतरिक रूप से प्रेरित हैं, तो इस संदर्भ में वह करेगी। तो वह क्या करेगी कि अंतिम परिणाम पर ध्यान देने के बजाय व्यक्तिगत रूप से बच्चों की अधिगम की प्रक्रियाओं पर ध्यान देना, या सभी बच्चों के लिए उपलब्धि के एक समान मानकों को उल्लेखित करना, या वस्तु रूप में पुरस्कार प्रस्तुत करना, या इस प्रकार के अधिगम गतिविधियों की योजना बनाना जो अभिसारी चिंतन को प्रोत्साहित करें। तो गाइस अगर अभिसारी की जगह अगर अपसारी होता, क्या होता? अपसारी, तो ये ऑप्शन बेस्ट था, लेकिन इसमें अपसार नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा पहला, क्योंकि अंतिम परिणाम पर ध्यान देने के बजाय जो बच्चे के व्यक्तिगत रूप से बच्चों की अधिगम की प्रक्रियाओं पर ध्यान देना चाहिए। यानी कि प्रत्येक बच्चा क्या कर रहा है, तो उन्हें पर्सनली देखना चाहिए कि ये बच्चा क्या कर रहा है, कैसे सीख रहा है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा पहला। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि कक्षा परीक्षण में अच्छा प्रदर्शन करने में एक बच्चे की असफलता हमें यह विश्वास की तरफ ले जाती है कि, यानी कि हम कक्षा परीक्षण में जो अच्छा प्रदर्शन करने में एक बच्चे की असफलता हमें यह इस विश्वास की तरफ ले जाती है कि पाठ्यक्रम शिक्षा पद्धति तथा आकलन प्रक्रियाओं पर विचार करने की आवश्यकता है। यह आकलन वस्तुनिष्ठ है तथा असफलताओं को स्पष्ट रूप से पहचानने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। यह कुछ बच्चों को अनुत्तीर्ण होना ही है, चाहे व्यवस्था उन पर कितना भी अधिक प्रयास करे। या बच्चे कुछ निश्चित अक्षमताओं और कमियों के साथ पैदा होते हैं। इसमें से क्या हो जाएगा, यानी कि जो हमने पढ़ाया है और उसका हम आकलन कर रहे हैं और उसमें असफलता होती है, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने पाठ्यक्रम और शिक्षण पद्धति तथा आकलन प्रक्रियाओं पर विचार करना चाहिए, उन पर क्या करना चाहिए? विचार। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला सही। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि आपकी कक्षा में कुछ बच्चे हैं जो गलतियां करते हैं। इस परिस्थिति का आप अपने आपके विश्लेषण के अनुसार से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त होगा? यानी कि आपके जो हमारी कक्षा है उसमें कुछ बच्चे हैं वो गलतियां करते हैं, तो इस परिस्थिति का आपके विश्लेषण के अनुसार कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त होगा? क्या उपयुक्त होगा? कि बच्चों की अध्ययन में रुचि नहीं है और वे अनुशासनहीनता उत्पन्न करना चाहते हैं, या बच्चों का बुद्धि स्तर निम्न है, या बच्चों को आपकी कक्षा में प्रोन्नत नहीं करना चाहिए था, या बच्चों में अभी तक संकल्पना स्पष्ट प्राप्त नहीं की है तथा आपको अपनी शिक्षण विधि पर चिंतन करने की आवश्यकता है। यानी कि जो कुछ बच्चे हैं और वो गलतियां कर रहे हैं, तो इसका ये हो गया कि जो बच्चे हैं उनके जो हमने पढ़ाया है और उन्होंने वो अभी तक संकल्पना उनके माइंड में स्पष्ट प्राप्त नहीं की है तथा आपको यानी कि हमें अपनी शिक्षण विधि पर चिंतन करने की आवश्यकता है, क्योंकि जो बच्चों ने सही से समझा नहीं है तो हमें अपनी जो हमारी क्या कहते हैं शिक्षण विधि है उस पर चिंतन करेंगे और बच्चों को सही से समझाएंगे। ठीक है गाइस, तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि एक विद्यार्थी एक प्रकरण में मुख्य बिंदुओं को रेखांकित करती है, उसका एक दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण बनाती है तथा प्रकरण की समाप्ति पर अपने दिमाग में उत्पन्न होने वाले प्रश्नों को प्रस्तुत करती है। तो वह क्या कर रही है गाइस? तो वह अनुरक्षण पूर्वाभ्यास की रणनीति का प्रयोग करने की कोशिश कर रही है। यह विचारों के संगठन के द्वारा अपने चिंतन को निर्देशित करने की कोशिश कर रही है। यह प्रेक्षण अधिगम सुनिश्चित कर रही है।
या केंद्र बिंदु की विधि का प्रयोग करने की कोशिश कर रही है। तो गाइस जो वो विद्यार्थी है वो क्या कर रहा है, वो अपने विचारों के संगठन के द्वारा अपने चिंतन को निर्देशित करने का क्या कहते हैं कोशिश कर रहा है, क्या कर रहा है, निर्देशित करने का कोशिश कर रहा है। ठीक है, इस आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा। क्या होगा इसका आंसर? दूसरा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि किस प्रकार से एक अध्यापिका बच्चों को बेहतर समस्या समाधानकर्ता बनाने में सहायता कर सकती है। तो कैसे सहायता कर सकती है? बच्चों को पाठ्य पुस्तक में समस्याओं का उत्तर देखने के लिए प्रोत्साहित करना, या बच्चों को विभिन्न प्रकार की समस्याओं को समाधान करने के मौके देना तथा उनका हल करते समय सहयोग देना, या विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत सभी समस्याओं के सही समाधान उपलब्ध कराना, ये समस्याओं का समाधान करने के लिए वस्तुओं के रूप में पुरस्कार देना। तो हमें क्या करना चाहिए? तो हमें करना चाहिए कि जो समाधानकर्ता को कैसे करना चाहिए, तो वो बच्चों की विविध प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के मौके देना चाहिए तथा उनका हल करते समय सहयोग करना चाहिए। हमें उनका सुगमकर्ता बनना चाहिए। ठीक है गाइस, क्या सहयोग करना चाहिए। जेडीपी का ये हो गया सिद्धांत। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों में से आप किसी से सहमत है। जो नीचे कथन दिए गए हैं तो आपको इनमें से कौन से कथन से सहमत होंगे। तो पहला है कि अधिगम तब तक घटिया नहीं हो सकता जब तक इसका अंकों के रूप में बाह्य रूप से आकलन नहीं कर लिया जाता है, या फिर अधिगम पूर्ण रूप से बाह्य उद्दीपन के द्वारा नियंत्रित होता है, या अधिगम केवल तभी होता है और यदि वह व्यवहार से सुस्पष्ट होता है, या फिर अधिगम एक सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में घटित होता है। यानी कि जो हमारा अधिगम है वो हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश में ही घटित हो सकता है। तो इसका आंसर होगा चौथा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत है। तो इनमें से वह कौन सा है जो कि बाल विकास का एक सिद्धांत है। तो पहला है कि अनुभव विकास एकमात्र निर्धारक है, या विकास परिपक्व तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होता है, या विकास प्रबल तथा दंड के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है, या विकास प्रत्येक बच्चे की गति का सही ढंग से अनुमान लगा सकता है। तो विकास क्या है? तो जो विकास है गाइस वो परिपक्व तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि प्रकृति पालन पोषण वाद विवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा आपको उपयुक्त प्रतीत होता है। तो पहला है कि एक बच्चे के व्यवहार का निर्धारण करने में परिवेशी प्रभावों का बहुत कम महत्व होता है, वह प्राथमिक रूप से आनुवंशिक रूप से निर्धारित होता है, या फिर एक बच्चा एक खाली स्लेट के समान होता है जिसका चरित्र परिवेश के द्वारा किसी भी आकार में ढाला जा सकता है, या फिर वंशानुक्रम तथा परिवेश अभिन्न रूप से अलग एक दूसरे से गुथे हुए हैं और दोनों विकास को प्रभावित करते हैं, या फिर बच्चे आनुवंशिक रूप से उस तरफ प्रवृत्त होते हैं जिस तरफ होना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे किस प्रकार के परिवेश में पल बढ़ रहे हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा गाइस? इसका आंसर होगा कि वंशानुक्रम तथा परिवेश अभिन्न रूप से एक दूसरे से गुथे हुए होते हैं और दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि सामाजिकरण एक प्रक्रिया है। तो जो सामाजिकरण है गाइस वो कैसी प्रक्रिया है? तो वो घुलने मिलने तथा समायोजन की प्रक्रिया है, यह मूल विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की प्रक्रिया है, यह एक समाज की संस्कृति की आलोचना करना सिखाने की प्रक्रिया है, या मित्रों के साथ सामाजिक बनने की प्रक्रिया है। तो ये कैसा है गाइस? तो सामाजिकरण एक मूल्यों विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की प्रक्रिया है। ठीक है गाइस, इसका आंसर हो जाएगा दूसरा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि पियाजे अनुमोदन करते हैं कि पूर्व संक्रियात्मक बच्चे याद रखने में असमर्थ होते हैं। निम्नलिखित कारकों में से किसको उन्होंने इस असमर्थता के लिए जिम्मेदार ठहराया है। तो इनमें से वह कौन सा है जो कि जिम्मेदार ठहराया गया? तो व्यक्तिगत कल्पित कथा, या परिकल्पित निगमनात्मक तार्किक की अयोग्यता, या विचार की अनुत्क्रमणीयता, या उच्च स्तर की अमूर्त तार्किकता। तो इसका आंसर क्या होगा गाइस? इसका आंसर हो जाएगा किसे जिम्मेदार ठहराया गाइस? तो इसका पियाजे ने ठहराया है कि विचार की अनुत्क्रमणीयता यानी कि पलट ना सकने की जो है वो इसका जिम्मेदार ठहराया है। किसने? पियाजे ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं। तो बच्चे समाज के आर्थिक योग्य सदस्यों के द्वारा उपलब्ध कराए गए सहारे के आधार पर सीखते हैं, यह सही प्रकार से ध्यान लगाकर जानकारी को याद करके सीखते हैं, या अनुकूलन की प्रक्रिया से सीखते हैं, या उपयुक्त पुरस्कार दिए जाने पर अपने व्यवहार में परिवर्तित
करते हैं। तो बच्चे कैसे सीखते हैं गाइस? तो बच्चे अनुकूलन की प्रक्रिया से सीखते हैं। किससे? अनुकूलन की प्रक्रिया से। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा सही। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का सिद्धांत है, यानी कि जो वाइगोत्स्की है वो समीपस्थ विकास के सिद्धांत से किससे संबंधित है? तो वो पहला है कि बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच के जो अंतर होता है उसे समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं। या फिर अध्यापिका के द्वारा दिए गए सहयोग की सीमा निर्धारित करने को कहते हैं। या बच्चों को अपना सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए उपलब्ध कराए गए सहयोग की मात्रा एवं प्रकृति को कहते हैं। या बच्चे अपने आप कर सकते हैं, इसका आकलन नहीं किया जा सकता है, इसको कहते हैं। तो गाइस समीपस्थ विकास का जो क्षेत्र होता है वो बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच के अंतर को कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि एक बहुसांस्कृतिक कक्ष में एक अध्यापिका सुनिश्चित करेगी कि आकलन में निम्नलिखित में से सम्मिलित हो। तो वो क्या सम्मिलित करना चाहिए? तो पहला है कि अधिगम के न्यूनतम स्तरों के लिए अनुपालन करते हुए विद्यालय प्रशासन की अपेक्षाओं को पूरा करेगी। या अपने आकलन उपकरण की विश्वसनीयता तथा वैधता को करेगी। या आकलन उपकरण के मानकीकरण को करेगी। या अपने विद्यार्थियों को सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि देगी। तो वह किसे शामिल करेगी गाइस? तो वो शामिल करेगी अपने विद्यार्थियों को सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से सम्मिलित करेगी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा चौथा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि एक उच्च प्राथमिक विद्यालय के संरचनात्मक कक्ष में अपने स्वयं के आकलन में विद्यार्थियों की भूमिका में निम्नलिखित में से क्या देखा जाएगा? तो क्या देखा जाएगा कि विद्यार्थी अपने आकलन में एकमात्र निर्धारक होंगे। यह एक विस्तृत दिशा निर्देश बनाना कि किस प्रकार से विद्यार्थी की उपलब्धि तथा कक्षा में प्रतिष्ठा को अंक के साथ संबंध किया जाएगा। या फिर विद्यार्थी अध्यापक के साथ आकलन के लिए योजना बनाएंगे। या शिक्षा अधिगम में आकलन की भूमिका को नकारेंगे। तो क्या करेंगे? हमें किस में क्या देखना जाएगा? तो वो उसे देखा जाएगा कि विद्यार्थी अध्यापक के साथ आकलन के लिए योजना बनाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा सही। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि समावेशी शिक्षा के पीछे मूलाधार यह है। तो समावेशी शिक्षा के पीछे मूलाधार क्या है कि हमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के ऊपर दया करने की आवश्यकता है और सुविधाओं तक उनकी पहुंच होनी चाहिए। यह समाज में भिन्नता और विद्यालय में इस विभिन्नता के प्रति संवेदनशील होने के लिए समावेशी होने की आवश्यकता है। यह विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए अलग विद्यार्थियों की व्यवस्था करना लागत प्रभावी होगा। या फिर प्रत्येक बच्चे के निष्पादन के लिए मानक एक समान तथा मानकीकृत होने चाहिए। तो इनमें से क्या ऑप्शन इसका सही होगा गाइस? तो समावेशी शिक्षा के पीछे मूलाधार होता है कि समाज में विभिन्नता तथा विद्यालयों को इस विभिन्नता के प्रति संवेदनशील होने की, समावेशी होने की आवश्यकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला सही। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा तरीका अध्यापिका के द्वारा एक सृजनात्मक बच्चे की पहचान करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो कौन सी सबसे बढ़िया है? तो पहला है कि मानकीकृत बुद्धि परीक्षणों को देना या अवलोकन करना कि बच्ची समूह कार्यों में साथियों के साथ किस प्रकार से प्रतिक्रिया करती है। या वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षणों को देना या बच्चों को विस्तृत रूप से अवलोकन करना, विशेष रूप से उस समय जब वह समस्याओं को हल करती है। तो सबसे अच्छा तरीका क्या होगा सृजनात्मक बच्चे का? तो वो होगा कि बच्चे को विस्तृत रूप से अवलोकन करना, विशेष रूप से जब वह समस्याओं को हल करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि एक अध्यापिका समाज के वंचित वर्गों से आए बच्चों की आवश्यकताओं के प्रति प्रभावशाली तरीके से प्रतिक्रिया निम्नलिखित द्वारा कर सकती है। तो इनमें से कौन सा आंसर होगा जो सही होगा? तो पहला है कि विद्यार्थी व्यवस्था तथा स्वयं के उन तौर तरीकों के बारे में विचार करना जिनसे पक्षपात और रूढ़िवादिता झलकती हो। या अन्य बच्चों को वंचित वर्ग से आए बच्चों के साथ सहयोग करने के लिए कहना तथा विद्यालय के तरीकों को सीखने में उनकी सहायता करने के लिए कहना। या फिर उनके प्रताड़ित होने के अवसरों को कम करने के लिए यह सुनिश्चित करना कि बच्चे आपस में अन्योन्य क्रिया करने का मौका ना पाएं। या फिर वंचित वर्ग से आए बच्चों को विद्यालय के नियमों और अपेक्षाओं के प्रति संवेदनशील बनाना ताकि वे उनका अनुपालन कर सके। तो हमें क्या करना चाहिए गाइस? तो हमें करना चाहिए कि विद्यालय व्यवस्था तथा उनके उन तौर तरीकों के बारे में विचार करना चाहिए जिनके पक्षपात और रूढ़िवादी झलकती हो। तो पहला इसका आंसर हो जाएगा पहला। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि अनुसंधान से पता चलता है कि विद्यालयों में अनेक स्तरों पर विभेदीकरण पाया जाता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर इनमें से कौन सा विभेदीकरण का उदाहरण नहीं है? तो पहला है कि मध्याह्न भोजन के दौरान दलित बच्चों को अलग बैठाया जाना। या फिर बहुत से अध्यापक पढ़ाने के लिए केवल व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हैं। या लड़कियों को गणित तथा विज्ञान विषयों को लाने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता
जाता है, या फिर अध्यापकों को निम्न सामाजिक आर्थिक परिवेश से आए बच्चों में से बहुत कम अपेक्षाएं होती हैं। तो इनमें से कौन सा होगा जो अनुसंधान से पता चलता है कि विद्यालय में अनेक स्तरों पर विभेदीकरण पाया जाता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर इनमें से कौन सा विभेदीकरण का एक उदाहरण नहीं है? तो कौन सा नहीं है गाइस? तो इसमें देखते हैं हम, तो है कि बहुत से अध्यापक पढ़ाने के लिए केवल व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हैं। तो ये जो स्तर है वो गाइस विभेदीकरण का स्तर नहीं, ये एक हमारी पाठन शैली या क्या कहते हैं शिक्षण शैली का उदाहरण हो गया। तो ये हो जाएगा इसका आंसर सही। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सी अधिगम आवश्यकता वाले बच्चों की एक विशेषता है? तो इनमें से वह कौन सी है जो कि एक अधिगम आवश्यकता वाले बच्चे की विशेषता है? तो पहला है कि अन्य बच्चों को धमकाना तथा आक्रामक कार्यों में लगे रहना, या फिर 50 से नीचे बुद्धि लब्धि वाले, या एक ही प्रकार की गत्यात्मक क्रिया को बार बार दोहराना, या फिर धारा प्रभाव रूप से पढ़ने तथा शब्दों को पलट कर जाने में कठिनाई। यानी कि धारा प्रभाव रूप से पढ़ने तथा शब्दों को पलट कर जाने की जो कठिनाई होती है वो हमारी अधिगम आवश्यकता वाले बच्चों की एक विशेषता होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे बेहतर ढंग से वर्णन करता है कि कक्षा में बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए क्यों प्रोत्साहित करना चाहिए? तो पहला है कि प्रश्न अन्योन्य क्रिया के द्वारा अधिगम को आगे बढ़ाते हैं तथा संकल्पनाओं की स्पष्टता की दिशा बढ़ाते हैं, या फिर प्रश्न बच्चों की जिज्ञासा को बढ़ाते हैं, या बच्चों को अपने भाषा कौशल के अभ्यास की आवश्यकता होती है, या जिन चीजों के बारे में बच्चे नहीं जानते उनके बारे में विचार करवा कर उन्हें यह महसूस करवाया जाता है कि उनमें बुद्धि की कमी है। तो इसमें से कौन सा आंसर है जो गाइस सबसे अच्छा होगा? तो वो होगा कि जो बच्चे हैं उनसे हमें प्रश्न अन्योन्य क्रिया द्वारा अधिगम को आगे बढ़ाते हैं तथा संकल्पनाओं की स्पष्टता की दिशा में बढ़ते हैं। क्या करते हैं? संकल्पनाओं की स्पष्टता की दिशा में बढ़ते हैं। तो ये बच्चों के अंदर क्या कहते हैं प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करने की एक अच्छी कला होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा पहला। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी आकलन पद्धति विद्यार्थियों की सर्वोत्तम क्षमता को पोषित करेगी? तो वह कौन सी पद्धति है गाइस? कि जब संकल्पनात्मक परिवर्तन तथा विद्यार्थियों के वैकल्पिक समाधानों को आकलन की विभिन्न विधियों के द्वारा आकलित किया जाता है, या जब विद्यार्थियों को बहुविकल्पी प्रश्नों के माध्यम से किए गए परीक्षण के रूप में तथ्यों को दोहराने की आवश्यकता होती है, या जब कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों एवं स्थान सफलता एकमात्र निर्धारक होते हैं, या जब परीक्षा के अंकों और विद्यार्थियों की योग्यताओं के बीच सकारात्मक सह संबंध पर बल दिया जाता है। तो कौन सा सबसे अच्छे विद्यार्थियों की पोषक क्षमताओं को पोषित करेगी गाइस? तो वो करेगी जब संकल्पना परिवर्तन तथा विद्यार्थियों के वैकल्पिक समाधानों के आकलन की विभिन्न विधियों द्वारा आकलित किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला सही। आगे बढ़ते। नेक्स्ट है कि एक बच्चे को सहारा देने की मात्रा और प्रकार में परिवर्तन इस बात पर निर्भर करता है, किस बात पर निर्भर करता है? कि कार्य के लिए प्रस्तावित पुरस्कार पर, या अध्यापिका की मनोदशा पर, या बच्चे के निष्पादन का स्तर पर, या बच्चों की नैसर्गिक योग्यताओं पर। तो किस पर क्या कहते हैं निर्भर करता है? तो वो करता है बच्चे के निष्पादन का स्तर। क्या? बच्चों के निष्पादन का स्तर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि जब उच्च प्राथमिक विद्यालय की गणित अध्यापिका के रूप में आप विश्वास करती हैं कि उच्च प्राथमिक विद्यालय के सभी बच्चों में गणित पढ़ने की योग्यता नहीं होती है, या विद्यार्थियों की गलतियां उनके चिंतन में अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती हैं, या लड़के गणित को बिना अधिक प्रयास के सीख जाएंगे क्योंकि यह उनकी जन्मजात विशेषता है तथा आपको लड़कियों के ऊपर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है, या विद्यार्थियों को कार्य विधि ज्ञान को जानने की आवश्यकता होती है चाहे वे संकल्पनात्मक आधार नहीं समझते हो। तो इसका आंसर सबसे अच्छा क्या होगा? तो सबसे अच्छा होगा कि विद्यार्थियों की गलतियां उनके चिंतन की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती हैं। ठीक है गाइस, इसका आंसर हो जाएगा दूसरा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि इन कथनों में से आप किसी से सहमत हैं? तो हम किससे, आप जो है वो इसमें से किससे सहमत होंगे? कि एक बच्चे की सफलता के लिए वंशानुक्रम घटकों को प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार ठहराया जा सकता है जिससे उसके माता पिता से अर्जित किए, यानी कि जो बच्चे की जो सफलता है उन्हें हम वंशानुक्रम ठहरा सकते हैं जो उसने अपने माता पिता से ग्रहण किए। या एक बच्चा अनुत्तीर्ण होता है क्योंकि सरकार विद्यालय में पर्याप्त प्रौद्योगिकी संसाधन प्राप्त नहीं कर सकती है, या फिर एक बच्चे की असफलता व्यवस्था तथा बच्चे के प्रति प्रतिक्रिया करने में उसकी असमर्थता एक प्रतिबिंब है। तो इसका इनमें से हम किससे सहमत होंगे? तो हम होंगे कि एक बच्चे की असफलता व्यवस्था तथा बच्चे की प्रतिक्रिया करने में उसकी असमर्थता का एक प्रतिबिंब है। ठीक है गाइस, तो ये हमारी जो सीडीपी की जो श्रृंखला है वो हमारी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाई हुआ अच्छा लगता है, समझ आता है, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू गाइस।